श्री परमात्मने नमः। प्रिय मित्रों, मैं डॉक्टर कृष्णपाल त्रिपाठी आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज मैं आप लोगों के समक्ष मेलापक में भकूट दोष क्या है और उसका परिहार क्या है, इस संदर्भ में चर्चा करना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि 8 कूट मैंने बताया, वर्ण, वश्य, तारा, योनि, ग्रह, मैत्री, गण, भकूट और नाड़ी, ये 8 कूट हैं। 8 में जितने अधिक से अधिक शुद्ध हों तो ज़्यादा अच्छा है। तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि नाड़ी शुद्ध है कि नहीं। अगर नाड़ी शुद्ध है तो देखिए 18 गुण मिल रहे हैं कि नहीं। 18 गुण के ऊपर मिल जाएं तब उसके बाद अन्य दोषों पर विचार कीजिए। तो इसमें एक होता है भकूट दोष। भकूट दोष बहुत बड़ा दोष माना जाता है। इसके लिए जो है बहुत बड़ा दोष माना जाता है। उस दोष के विषय में 3-4 बातें हैं। नंबर 1, द्विर्द्वादश योग। द्विर्द्वादश का मतलब ये है कि कन्या की राशि से वर की राशि दूसरी हो और वर की राशि से कन्या की राशि 12वीं हो तो उसे द्विर्द्वादश योग कहा जाता है। चाहे वर की राशि से दूसरी हो कन्या की, चाहे कन्या की राशि से वर की दूसरी हो, उसे द्विर्द्वादश योग कहा जाता है। उदाहरण के लिए वर की राशि मेष, कन्या की वृक, तो मेष वृक दूसरी हुई और फिर वहाँ से वृक से मेष तक गिनेंगे तो वृक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष 12वीं पड़ गई। तो इसमें द्विर्द्वादश योग लग गया। विशेष रूप से मेष वृक, मिथुन कर्क, सिंह कन्या, तुला वृश्चिक, धनु मकर और कुंभ मीन का जो योग है द्विर्द्वादश योग, ये विशेष अनिष्टकारी माना जाता है। यानी वर अथवा कन्या की मेष राशि हो अथवा दूसरे की वृष राशि, यानी एक की मेष राशि हो दूसरे की वृष राशि हो तो द्विर्द्वादश योग हो जाता है। इसी प्रकार से एक की वृष हो दूसरे की मिथुन हो तो भी द्विर्द्वादश। कहने का अभिप्राय 2 राशियां जो अगल बगल हैं, अगर उन अगल बगल में से एक लड़की की राशि हो और एक लड़के की राशि हो तो वहाँ पर द्विर्द्वादश नामक भकूट दोष लग जाता है। तो इसका परिहार है दिया हुआ शास्त्रों में। अगर वर की राशि से कन्या की राशि दूसरी हो तो निश्चित रूप से ये भकूट दोष है और वह दाम्पत्य जीवन निर्धनता पूर्ण हो जाएगा, निर्धनता आ जाएगी, गरीबी आ जाएगी। लेकिन वर की राशि से कन्या की राशि अगर 12वीं हो तो ये दोष समाप्त हो जाएगा। मान लीजिए कि वर की राशि मेष हो और कन्या की राशि मीन हो तो एक दूसरे से 12वें और दूसरे तो हुए, लेकिन वर की राशि से कन्या की राशि 12वीं हो गई, इसलिए यहाँ पर कन्या धनवती होगी, पतिवल्लभा होगी, पतिप्रिया होगी, ये दोष समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार सब में ध्यान रखिए कि लड़के की राशि से लड़की की राशि 12वीं अगर हो तो द्विर्द्वादश योग खराब नहीं माना जाता। दूसरा होता है नवपंचम योग, यानी लड़के और लड़की की राशियां परस्पर 9वीं और 5वीं हो, उन तो संतान की हानि होती है। इसमें भी विवाह नहीं करना चाहिए अथवा इसका परिहार ढूंढ लेना चाहिए, मिल जाए तो अच्छा है। जैसे मान लीजिए कि मीन और कर्क हो, एक की मीन राशि हो दूसरे की कर्क हो, एक की कर्क हो दूसरे की वृश्चिक हो, एक की कुंभ हो एक की मिथुन हो, एक की मकर हो एक की कन्या हो, तो विशेष त्याज्य है। यह नवपंचम योग बहुत खराब है। यानी मीन कर्क, वृश्चिक कर्क, कुंभ मिथुन और मकर कन्या, इस प्रकार का अगर जोड़ा हो तो बड़ा ही अशुभ माना जाता है। तो इसके लिए शास्त्रों में परिहार दिया है कि अगर वर की राशि से कन्या की राशि 5वीं हो तो बहुत अनिष्टकारी होती है, संतानहीनता की स्थिति आती है। लेकिन वर की राशि से कन्या की राशि अगर 9वीं हो तो शुभ होता है। यानी वर की राशि जैसे मेष हो और कन्या की राशि धनु हो तो नवपंचम योग है, लेकिन वर की राशि से कन्या की राशि 9वीं है, इसलिए ये शुभ है, संतानहीनता नहीं होगी, इसका परिहार हो गया। इस भकूट दोष में सबसे खतरनाक होता है खजष्टक योग।
यानी कन्या और वर की राशि परस्पर छठवीं और आठवीं हो। कहने का अभिप्राय ये कि अगर वर की राशि मेष हो और कन्या की राशि कन्या हो तो मेष से कन्या छठवां और कन्या से मेष आठवीं पड़ जाती है। ये बड़ा ही अनिष्टकारी होता है। खजस्तक योग जहाँ भी होगा जान लीजिए मृत्युदायिनी योग है। ये मृत्युदायक योग है। इसको हर हालत में बचाना चाहिए। विशेष रूप से मेष कन्या, वृष धनु, मिथुन वृश्चिक, कर्क कुंभ, सिंह मकर, तुला मीन, इनका जोड़ा जो है बहुत ही अशुभ होता है। इन्हें अवश्य ही त्याग देना चाहिए। तब अब ये होता है कि इसका परिहार क्या है। सबसे बड़ा परिहार है कि लड़का लड़की के राशि के स्वामियों में मित्रता हो तो भकूट दोष समाप्त हो जाता है। अगर राशि में मित्रता न हो तो राशि के नवांश पतियों में अगर मित्रता हो तो भी यह दोष समाप्त हो जाता है। अथवा दोनों की ताराएं शुद्ध हों तब भी यह दोष समाप्त हो जाता है। अगर राशि की वश्यता अनुकूल हो यानी कन्या की राशि वर की राशि की वश्य हो तो भी यह भकूट दोष समाप्त हो जाता है। लेकिन यहाँ पर भी नाड़ी की शुद्धि नितांत आवश्यक है। अगर नाड़ी शुद्ध है, भकूट अशुद्ध है, तब तो इसका परिहार देखिए। और एक शास्त्र में नियम है, अगर भकूट अशुद्ध है और ये परिहार मिल रहा है तो भी कम से कम 20 गुण होने चाहिए, तभी विवाह शुभ माना जाएगा। 20 से अगर कम गुण हैं तो भी वह विवाह शुभ नहीं माना जाएगा। पहले तो भकूट शुद्ध हो तो अच्छा है। अगर भकूट शुद्ध नहीं है तो न्यूनतम 20 गुण होने चाहिए। 20 गुण से अगर कम है तो विवाह दोषपूर्ण माना जाता है। और नाड़ी की शुद्धि तो आवश्यक है ही। इतना खूब ध्यान रखिए, अगर राशि मित्रता हो और या भकूट शुद्धि हो और नाड़ी शुद्ध हो तो विवाह निश्चिंत भाव कर लेना चाहिए, फिर कोई दोष उसमें नहीं आएगा आड़े। अगर मित्रों ये सब बातें आपको अच्छी लगती हों तो आप YouTube में अंग्रेजी में डॉक्टर कृष्णपाल त्रिपाठी सर्च कीजिए, वीडियो चलाइए, किसी वीडियो को टच कीजिए वो चलने लगेगा। उसके नीचे सब्सक्राइब अंग्रेजी में लिखा रहेगा, SUBSCRIBE, आप उसे टच कर दीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और आपको नित्य उपयोगी वीडियो देखने को मिलेंगे। उसमें ज्योतिष संबंधी, शनि की ढैया 7.5, मंगला मंगली और व्रतों के संदर्भ में विस्तृत और प्रामाणिक चर्चा की जाती है। आप इस जन कल्याण में सहयोग दीजिए, मैं आपका जीवन भर आभारी रहूँगा। आज यहीं तक, अगली कड़ी में पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।